नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता का साया। शाम का समय हो रहा था। कार्तिक ने जैसे ही घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे। उसके ऑफिस की छुट्टी का समय हो चला था। कार्तिक घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही डोरबेल बजाता है तो उसकी पत्नी एक मीठी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलती है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि उसके दोनों बच्चे मोबाइल फोन देखने में मस्त होते हैं और उसकी पत्नी कार्तिक को पानी का गिलास देकर रसोई में खाना बनाने की व्यवस्था में लग जाती है। इतने में कार्तिक गंभीर स्वर में कहता है, मेघा, कितनी बार कहा है तुमसे कि बच्चों को ज्यादा मोबाइल फोन मत देखने दिया करो। अभी वह बच्चे हैं और ज्यादा मोबाइल फोन देखने से उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। जूते और मोजे उतारते हुए कार्तिक ने मेघा को कहा। तो मेघा मुंह बनाते हुए बोली, अरे टीवी बंद करती हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं। किसी गैजेट के बिना आराम से बैठते कहाँ हैं दोनों के दोनों। और तुम तो जानते ही हो मेरे पास इन्हें देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। टीवी या मोबाइल फोन देखते समय कम से कम शांति से तो बैठ जाते हैं, वरना तो स्कूल से आते ही सारा दिन घर में उधम मचाते फिरते हैं। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा। अच्छा मेघा, एक काम करो, मुझे बहुत थकावट हो गई है, मेरे लिए प्लीज एक कप चाय बना दोगी? अभी लाई, कहते हुए मेघा चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। उसी समय फोन की घंटी बज उठी। अब किसका फोन आ गया? कार्तिक ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, क्या आप राधे श्याम जी के बेटे कार्तिक मल्होत्रा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं कार्तिक मल्होत्रा ही बोल रहा हूँ। आप कौन, बताइए? कार्तिक जी, मैं आशीर्वाद वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही कार्तिक तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरे पिताजी तो ठीक है ना? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? कार्तिक ने चिंतित स्वर में पूछा तो दूसरी ओर से आवाज आई, जी हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, परंतु हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल हमें आपको यह जानकारी देनी थी कि हमारे वृद्धाश्रम की जमीन को सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। उसके बदले में हमें शहर से 18 से 20 किलोमीटर दूर एक जगह दी गई है, लेकिन वहां वृद्धजनों के रहने की व्यवस्था बनाने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। पर हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर यह काम भी पूरा हो जाएगा। परंतु इस सारी प्रतिक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्धजनों को कोई भी परेशानी या असुविधा न हो। इसलिए आपसे एक विनती है कि यदि हो सके तो केवल 1-2 महीने के लिए ही आप अपने पिताजी को अपने पास रख लें। जैसे वृद्धाश्रम बनने का काम पूरा हो जाएगा और सारी सुविधाओं का इंतजाम हो जाएगा, हम तुरंत ही आपको सूचित कर देंगे। जी ठीक है, मैं कल सुबह ही वहां पहुंचता हूं और पिताजी को वहां से ले जाता हूं। ऐसा कहकर कार्तिक ने फोन रख दिया। फोन रखते ही कार्तिक कुछ गहरी सोच विचार में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी मेघा चाय लेकर आती है और बोलती है, किस सोच विचार में डूबे हैं आप? फोन किसका आया था? तो कार्तिक ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मेघा, आशीर्वाद वृद्धाश्रम से फोन आया था। वह बता रहे थे कि उनका वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें नई जगह अलाट की गई है, लेकिन वहां वृद्धाश्रम बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वृद्धाश्रम के सभी वृद्धजनों को उनके अपने घर भेजा जा रहा है, जब तक उनके रहने की व्यवस्था न हो जाए। इसलिए हमें भी पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। इतना सुनते ही मेघा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? हे भगवान, और तुमने भी हाँ तो नहीं कह दी? चौंकते हुए मेघा बोली, अरे तो और क्या करता मेघा, अपने पिताजी को तकलीफ झेलने के लिए ऐसे ही छोड़ देता। आखिर वह मेरे पिताजी हैं और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। लो, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, मेघा मुंह बनाते हुए बोली। तो कार्तिक ने कहा, देखो मेघा, उम्र के इस पड़ाव पर जब मेरे पिताजी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था और अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया था। और तुम ये कैसे भूल सकती हो? आज मैं जीवन में जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरे पिताजी अपने इकलौते बेटे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। और अब यदि उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आना चाहता हूँ,
तो यह भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। फिर मेघा गुस्से से उबलते हुए बोली, कार्तिक, इतना तो तुम भी जानते हो कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से हमारी बेटी तानिया को आए दिन डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ता है। उसके लिए मैं पहले ही ऑफिस से कई बार छुट्टियां ले चुकी हूँ। फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। क्या पता कब तक यह परेशानी हमारा पीछा छोड़ेगी। और ऊपर से अब तुम्हारे पिताजी भी। अगर माँ जी होती कम से कम मेरे घर के कामों में मदद तो कर देती, पर रहने भी दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए मेघा नाराजगी जताते हुए पैर पटकती हुई चली गई। अगले दिन कार्तिक सुबह जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी की परवाह किए बिना ही तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर पिताजी को वृद्धाश्रम से लेने चला गया। उधर आश्रम में वहां के संचालक ने राधे श्याम जी को पहले ही बता दिया था कि आज उन्हें लेने के लिए उनका बेटा आ रहा है और वह 1-2 महीने के लिए अब अपने बेटे के घर पर ही रहेंगे। यह सुनकर राधे श्याम जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज कितने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगे, यह सोचकर ही वह बहुत उत्साहित थे। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गए कि उनका बेटा अपनी मर्जी से तो उन्हें लेने नहीं आया होगा, बल्कि अपने पिताजी को अपने घर रखना उसकी एक मजबूरी है। मुझे मन से राधे श्याम जी एक बैग में अपने कपड़े रखने लगे। बिस्तर के पास रखी टेबल पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी रोशनी जी ने अपने 1 साल के बेटे कार्तिक को बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ था। उस तस्वीर को बैग में रखने से पहले उसे उठाकर निहारने लगे और उसी समय उनके कानों में उनके नन्हे से कार्तिक की किलकारियां गूंजने लगी। एकाएक राधे श्याम जी अपने अतीत में खो गए और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवित हो उठी। एक समय था जब राधे श्याम जी अपनी पत्नी रोशनी जी के साथ गांव में रहा करते थे। वह गांव में ही एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक कक्षा के शिक्षक थे, जबकि उनकी पत्नी रोशनी जी स्वयं तो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु एक समझदार और कुशल सादगी से भरपूर गृहिणी थी। गांव में उन लोगों की बहुत अच्छी खेतीबाड़ी हुआ करती थी और पुश्तैनी घर था। हालांकि बहुत अधिक धनवान तो नहीं थे, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस यह कि शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने ही तीर्थ स्थलों पर माथा टेका था उन्होंने, कितनी ही मन्नतें मांगी, फिर जाकर भगवान ने उनकी सुन ली और कार्तिक के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। पहली बार उसे गोद में लेते ही ममता से उनकी आंखें भर उठी थी। माता पिता बड़े ही लाड प्यार से बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा कार्तिक अपनी माँ से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं करता था। अपनी माँ के बिना खाना तक भी नहीं खाता था और वह भी उसकी जरा सी रोने की आवाज सुनते ही सारा काम काज छोड़कर दौड़ी चली आती थी। रोशनी जी अपने बेटे को देखकर फूली न समा पाती थी। वे दोनों यही सोचते रहते थे कि जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी खूब सेवा होगी। वे दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने कार्तिक की पढ़ाई में कभी पैसे की जरा सी भी कमी नहीं आने दी थी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी भी मिल गई। अब कार्तिक अच्छा खासा कमाने लगा था। जिस ऑफिस में कार्तिक काम करता था वहां मेघा नाम की लड़की भी काम किया करती थी, जिसके साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था। समय गुजरने के साथ साथ कार्तिक ने मेघा को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। मेघा एक आधुनिक विचारधारा की लड़की थी जो बिल्कुल बिंदास प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो चली थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल में भेज दिया था। और जब पढ़ाई समाप्त हुई तो उसके बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी, परंतु इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब कार्तिक ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया, कार्तिक की शादी के लिए सपने तो दोनों ने बहुत सजोए थे, पर अपने अरमानों को दरकिनार कर रोशनी जी और राधे श्याम जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया था कि शायद वक्त का ही तकाजा है। आज के जमाने में बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर दी।
परंतु शादी होते ही उनकी बहू मेघा ने कार्तिक को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वह अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करती और न ही उसे गांव में रहना और वहां का रहन सहन पसंद है। इसलिए अब उन्हें शहर में अपने लिए अलग घर देख लेना चाहिए। मेघा की दो टूक बात सुनकर कार्तिक की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पत्नी को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन मेघा मानने को तैयार ही नहीं थी। अपने घर को बचाने के लिए आखिरकार मेघा की जिद के आगे कार्तिक को हार माननी ही पड़ी। शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद कार्तिक ने गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी और न चाहते हुए भी अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उसने अपनी नई दुनिया बसा ली थी। रोशनी जी और आधे श्याम जी मन मसोर कर गांव में अकेले रहने पर मजबूर हो गए, परंतु रह रहकर रोशनी जी सोचने लगती थी कि हम पति पत्नी के आने वाली जिंदगी के लिए कितने अरमान, कितने सुनहरे सपने थे कि वह नई बहू का गृह प्रवेश बड़ी धूमधाम गाजे बाजे के साथ करेंगी, पूरे मोहल्ले भर की औरतों को इकट्ठा कर पारंपरिक गीत का आयोजन करेंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहू के आने पर उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेंगी। पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह दोनों वृद्ध जन अब कर भी क्या सकते थे, जैसे तैसे करके अपना समय काट रहे थे। अब उनका बेटा कार्तिक 2 बच्चों का पिता बन चुका था और आधे श्याम जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। रोशनी जी और आधे श्याम जी का दिल तो बहुत किया करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार करे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी 2-4 घंटे बिताकर वापस आ जाते थे, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक रात अचानक रोशनी जी को दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उसी दिन राधे श्याम जी की तो जैसी दुनिया ही लुट गई हो। वो तो एकदम टूट ही चुके थे। अपनी माँ की मृत्यु की खबर सुनते ही कार्तिक तुरंत पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाते हुए अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। उनकी बहू मेघा तो मात्र औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव चली गई थी, जबकि कार्तिक अपने पिता के साथ पूरे 2 हफ्ते गांव में ही रुका हुआ था। अब कार्तिक को अपने पिताजी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि जब तक उसकी माँ जीवित थी तो उन दोनों को एक दूसरे का सहारा था और सबसे बड़ी समस्या तो अब राधे श्याम जी के खाने पीने की थी। सब कुछ उचित प्रकार से निपटाकर कार्तिक यह कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि बहुत जल्दी पिताजी को अपने साथ ही गुड़गांव लेकर जाएगा। राधे श्याम जी अपने बेटे बहू से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे। एक दिन राधे श्याम जी के घनिष्ठ मित्र उनका हालचाल जानने के लिए घर पर आए हुए थे, तो बातों ही बातों में राधे श्याम जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा कार्तिक उन्हें अपने साथ ही शहर लेकर जाएगा। यह बात सुनकर उनके मित्र बोले, अरे राधे श्याम जी, तुम भी क्या बात करते हो? अगर लेकर जाना ही होता तो पहले न ले जाता। भाभी जी को गए कितने दिन बीत गए हैं और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ते हो या नहीं? आज के जमाने की कोई खबर नहीं है तुम्हें? आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज्यादा हुआ तो थोड़े बहुत पैसे देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लेते हैं। मित्र की बात सुनते ही राधे श्याम जी चौंक गए, लेकिन फिर अगले ही पल अपने दिल को समझाते हुए बोले, अरे नहीं भाई साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। राधे श्याम जी ने अपने मित्र की बात को तो नकार दिया था, यह कहकर कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब महीना बीतने को आ गया और बेटा लेने नहीं आया तो उनका विश्वास डगमगाने लगा। बेटे की राह देखते देखते आंखें पथराने लगी थी। धीरे धीरे 6 महीने भी बीत गए पर बेटे की कोई खोज खबर नहीं थी। कार्तिक उन्हें लेने न आया। अब तो अकेलेपन के कारण वह अवसाद से ग्रसित निराश से रहने लगे थे और अपने हाथों का कच्चा पक्का खाना खाकर और कभी खाली पेट रहकर बीमार पड़ने लगे थे। इस बात की जब कार्तिक को खबर मिली तो उससे रहा ना गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और गांव जाकर पिताजी को शहर लाने की बात कही तो मेघा लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई।
और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि या तो इस घर में अपने पिताजी को रखो या फिर मुझे। हालातों से परेशान होकर कार्तिक ने राधे श्याम जी के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया। उस आश्रम में सुख सुविधाओं की हर वस्तु उपलब्ध थी, बस नहीं था तो उनका अपना परिवार। परंतु फिर भी वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा था। तो सुबह उठकर राधे श्याम जी अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगे और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेते या फिर बागवानी में स्वयं को व्यस्त रखते। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लग गया। आज उन्हें वृद्धाश्रम में आए 2 साल बीत चुके थे। इस दौरान कार्तिक कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करता था, परंतु इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 3 महीने बीत चुके थे। उसका बेटा उनसे मिलने नहीं आया था। पुरानी यादों के समुद्र में गोते खाते खाते राधे श्याम जी अभी यह सब सोच ही रहे थे। ये अचानक पीछे से आवाज आई, पिताजी कैसे हैं आप? कार्तिक ने पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, तो अपने बेटे का चेहरा देखते ही राधे श्याम जी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। एकाएक सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। पिताजी का सामान गाड़ी में रखकर कार्तिक उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो मेघा ने दरवाजा खोला। कार्तिक के ज्यादा जोर देने पर मेघा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपने ससुर जी को यूं अपने सामने देखकर मेघा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। कार्तिक उनका सामान उठाकर अंदर लाने लगा और राधे श्याम जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगे और ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर मेघा एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, पिताजी आइए ना, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज कानों में पड़ी तो दोनों बच्चे भी तुरंत कमरे से बाहर दौड़े चले आए। मम्मी, आप किससे बात कर रही थी? राधे श्याम जी की 5 वर्ष की पोती तानिया बोली। तभी 7 वर्ष का उसका पोता हर्ष भी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोला, अरे देख तो सामने बुद्धू, मेहमान आए हैं हमारे घर पर। तभी पीछे से कार्तिक आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं बेटा, ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारे दादाजी हैं। पता है तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, जब तुम बिल्कुल छोटे से थे तब इनसे मिले थे। अच्छा अब चलो, जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने प्यारे से पोते पोती को देखकर राधे श्याम जी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से अपनी सीने से लगाकर बहुत लाड दुलार किया और तानिया को तो अपनी गोद में ही बिठाकर उससे ढेर सारी बातें करने लगे। दोनों बच्चे भी उनके साथ हंसने बतियाने लगे, लेकिन यह सब मेघा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। एक तरफ उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने 2 कमरों के फ्लैट में वह ससुर जी के रहने की व्यवस्था कहाँ से करेगी। वहीं दूसरी ओर मन ही मन अपने पति पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से लेकर आना उसके लिए इतना ही जरूरी था तो गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। उन्हें यहाँ मेरे सिर पर लाकर बिठाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। अपनी बहू का स्वभाव तो राधे श्याम जी जानते ही थे। मेघा के उतरे हुए चेहरे से उसकी नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए राधे श्याम जी बच्चों से कहने लगे, अरे बच्चों, आज तुम्हारे दादाजी इतने समय बाद तुम्हारे घर आए हैं, तो क्या तुम उन्हें अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ दादाजी, जरूर दिखाएंगे, कहते हुए दोनों बच्चे दादाजी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। फिर कार्तिक बोला, बच्चों, अपने दादाजी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादाजी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहेंगे। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कार्तिक ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, इसलिए रात के समय सोने से पहले उनसे कहानियां जरूर सुनना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहकने लगे। कमरे में बैठे हुए दोनों बच्चे कभी अपने दादाजी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ कोई गेम खेलने की जिद करने लगते थे। इधर मेघा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था तो राधे श्याम जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए कुर्सी पर आ बैठे। तब तक कार्तिक भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। मेघा रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी राधे श्याम जी बोल उठे, बेटा एक बात तो बहुत अच्छी हो गई ना,
जाने कितने दिनों से बच्चों के साथ समय बिताने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं है। पिताजी की यह बात कहने भर की ही देर थी कि यह बात सुनकर कार्तिक की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने में लग गया। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन तानिया ने मुझे मन से थोड़ी सी ही चपाती खाई और खाने की प्लेट को सरकाते हुए बोली, बस मम्मी और भूख नहीं है। यह देख कर राधे श्याम जी बोले, अरे तानिया बिटिया, यह क्या, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाओगी तो खेलने कूदने की ताकत कहाँ से आएगी, और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगी। फिर कार्तिक ने कहा, पिताजी वह बात यह है कि तानिया को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस वजह से उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होती रहती है और भूख भी बहुत कम लगती है उसे। लेकिन बेटा, फिर तो तुम्हें उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। डॉक्टर को भी दिखाया था पिताजी, लेकिन दवाइयों का भी कुछ असर नहीं हो रहा है उस पर। कहते हुए कार्तिक चिंतित हो उठा। जब रात हुई तो राधे श्याम जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के ही कमरे में कर दी गई थी। दोनों बच्चे दादाजी के आ जाने से बेहद खुश थे। राधे श्याम जी ने सोने से पहले उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक तरीके से सुनाई थी। बच्चे बड़े ध्यान से दादाजी से कहानी सुनने लगे थे। अभी राधे श्याम जी को आए हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि बच्चे उनसे पूरी तरह से घुल मिल गए थे। अगले दिन सुबह जब मेघा उठी तो देखा कि घड़ी की सुई 7 बजा रही थी। हे भगवान, मैंने तो अलार्म सुना ही नहीं, मुझे तो उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है, आज तो पक्का ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। यह सोचकर वह जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए पुलाव बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। परंतु जैसे ही मेघा अपने कमरे से बाहर निकली, वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। वह रसोई घर में गई तो देखा उसके ससुर जी ने सुबह सुबह ही आलू गोभी का पुलाव बनाकर बच्चों का टिफिन भी पैक कर दिया था। यह सब देखकर मेघा को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस जरूर हो रही थी, लेकिन अगले ही पल राधे श्याम जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया था। अब मेघा थोड़ी पहले से खुश रहने लगी थी। अरे बहू, तुम उठ गई, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैंने सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं। वो क्या है ना बहू, तुम्हारी सासू माँ के निधन के बाद मैंने पुलाव बनाना तो सीख ही लिया, और हाँ, मैंने तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार कर दिया है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। जी पिताजी, लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए मेघा ने कहा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज आई, मम्मी हम तो तैयार हो चुके हैं, हमें तो पहले ही दादाजी ने तैयार कर दिया था। आज दादाजी के साथ हम सुबह सुबह ही उठ गए थे। ये सारा नजारा देखकर मेघा बिल्कुल हैरान रह गई थी। आज ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो मेघा ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसका टिफिन देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए थे और कहने लगे, मेघा यह तो कमाल ही हो गया, आज तुम नूडल या सैंडविच नहीं लाई बल्कि आलू गोभी का पुलाव लेकर आई हो। यह सब तुमने बनाया है, क्या बात है। इतनी मोह खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया मेघा, क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का भी समय नहीं मिल पाता होगा। सहकर्मियों ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछा। तभी मेघा ने कहा, अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरे ससुर जी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने के लिए आए हुए हैं। ये खाना उन्होंने ही बनाया है। मेघा और उसके सहकर्मियों ने राधे श्याम जी के हाथ से बना देसी घी का पुलाव का आनंद लिया और सब लोग वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम को जब मेघा और कार्तिक ऑफिस से घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर पर आ चुके थे। मेघा के आते ही हर्ष ने कहा, मम्मी पता है आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हम तो रोज रोज सैंडविच और मैगी नूडल खा खा कर बोर हो चुके थे मम्मी। फिर तानिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मम्मी, आज तो मैंने भी अपना टिफिन पूरा खत्म किया है, देख लो, और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। क्या सच में? तानिया की तबीयत में सुधार जानकर मेघा और कार्तिक खुशी से बोले। तभी राधे श्याम जी अपनी पोती को सहलाते हुए बोले, और आगे से कभी पेट में दर्द होगा भी नहीं।
अब देखना तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, कभी दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अपने बच्चों को दादाजी का प्यार मिलते देखकर कार्तिक बहुत खुश था। राधे श्याम जी ने देखा कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाजार के चिप्स, नमकीन और बिस्किट की डिमांड करते थे, तो उन्होंने गांव से ही घर पर बच्चों के लिए देसी घी और आटे की पिन्नियां, नमकीन, मठरी और आलू के चिप्स मंगवा दिए थे, क्योंकि बाजार के बनाए गए सामान में आधे से अधिक मिलावट होती है। इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को बाजार का पैकेट फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था। उधर ससुर जी के आने से मेघा तो अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद राधे श्याम जी उनको खूब अच्छे से संभाल लेते थे, उन्हें खाना समय पर देते। अब तो घर में बाजार से खाने के पैकेट भी आने बिल्कुल ही बंद हो गए थे। परिवार के सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। मेघा को भी लगने लगा था कि उसमें सुधार की जरूरत है। दोनों बच्चे जो पहले स्कूल से आते ही टीवी का रिमोट या मोबाइल उठाकर कार्टून देखने में व्यस्त हो जाते थे, अब वह बच्चे अपने दादाजी के साथ समय बिताने लगे थे। सुबह के समय तो उन्हें स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों हर रोज दादाजी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर और पार्क में टहलने के लिए जाने लगे थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि आज तक उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। मेघा और कार्तिक के पास तो कभी समय ही नहीं होता था उन्हें बाहर ले जाने के लिए, मंदिर और पार्क दिखाने के लिए, लेकिन अपने दादाजी की संगत में वे दोनों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात जब मेघा पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वह दरवाजे तक गई और कमरे में झांक कर देखने लगी तो देखा तो राधे श्याम जी बड़े प्यार से बच्चों को धार्मिक कहानियां सुना रहे थे और दोनों बच्चे दादाजी के इर्द गिर्द लेटे हुए थे और बड़े ध्यान से उनकी कहानियां सुनकर आनंद ले रहे थे। यह दृश्य देखकर मेघा अपने ससुर जी से बहुत प्रभावित हुई। यूं तो राधे श्याम जी सरकारी स्कूल से अध्यापक रिटायर हो चुके थे, इसलिए हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी और यह बात कार्तिक भी जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि बाकी सभी विषय तो मेघा उन्हें अच्छे से पढ़ा लेती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। इसलिए दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करते समय अपने दादाजी के पास आकर बैठने लगे थे और राधे श्याम जी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब कुछ समझा देते। और तो और उनका घर, जहाँ हर सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा रहता था, ससुर जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। घर की एक एक चीज बड़े तरीके से रखी जाने लगी थी। शाम को घर लौटने के साथ ही मेघा और कार्तिक को एक सुखद एहसास होने लगा था। मेघा तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। राधे श्याम जी के प्रति उनके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद मेघा सबके लिए चाय बनाती और एक साथ बैठकर सब लोग गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। दिन भर काम करते करते ससुर जी भी थक जाते होंगे, यह सोचकर रात का खाना भी मेघा समय पर ही बना दिया करती थी और बड़े ही प्यार से घर के सभी सदस्यों को गर्मा गर्म खाना परोस कर खिलाती। अब राधे श्याम जी को अपने बेटे के घर आए 1 महीना होने को आया था, तो एक दिन कार्तिक के पास वृद्धाश्रम से फोन भी आ गया। मिस्टर कार्तिक मल्होत्रा, आश्रम की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपने पिताजी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सुनते ही कार्तिक चौंक गया, क्योंकि अब उसके घर में इतना खुशनुमा माहौल हो गया था कि वह पिछली सभी बातों को भूल चुका था। पिताजी के साथ रहते हुए इस 1 महीने के समय में वह यह भी भूल गया था कि वह उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन अब पिताजी को वापस छोड़ने जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। भरे गले से उसने अपनी पत्नी मेघा को पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने की बात कही तो मेघा भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर कुछ सोच विचार कर कहने लगी, क्या पिताजी भी यहाँ से जाना चाहते हैं? तो कार्तिक ने कहा, नहीं तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि कल ही मैं पिताजी को वापस वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। कार्तिक की इस बात पर मेघा आंखें चुराते हुए उसकी ओर देखने लगी, लेकिन अब कार्तिक ने चुप रहना ही उचित समझा और बिना कोई और बात किए करवट बदलकर सो गया।
लेकिन मेघा की आंखों से नींद गायब थी। बहुत देर तक बैठे हुए वो सोच विचार करती रही। अगले दिन दोपहर को ही मेघा ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई थी। उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वह अपने कमरे में बिस्तर चुपचाप जाकर लेट गई। उसे तकलीफ में देखकर राधे श्याम जी उसी समय उसके कमरे में आ गए। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसका शरीर तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, राधे श्याम जी चिंतित स्वर में बोले और जल्दी से जाकर दवाइयों के बॉक्स में से बुखार की दवाइयां निकाल कर ले आए। दवाइयां देने के बाद उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगे। कुछ ही देर में जब बुखार कम होने लगा तो राधे श्याम जी अदरक और तुलसी वाली चाय बनाकर ले आए। थोड़ी देर में मेघा का बुखार तो उतर गया था, लेकिन वह कुछ उदास सी लग रही थी। राधे श्याम जी ने गौर से देखा तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। कार्तिक भी अब तक घर लौट आया था, पर मेघा को परेशानी क्या है राधे श्याम जी के समझ में नहीं आ रहा था। बिना किसी को कुछ भी बताए वह बस रोती ही जा रही थी। लेकिन शायद कार्तिक मेघा के रोने का कारण जान चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया था। यह देखकर मेघा अपने ससुर जी के पैर पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को समझने में बहुत देर कर दी। भगवान ने तो बचपन से ही मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, लेकिन जब सास ससुर के रूप में मुझे जब आप और माँ जी मिले तब भी मैं आप लोगों के प्यार को नहीं समझ पाई और मैंने अपनी बदकिस्मती से माँ जी को खो दिया। मैं आपके ममतव्य को पहचान ही नहीं पाई पिताजी, और अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। अब मैं जान चुकी हूँ ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। अपनी बहू मेघा के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर राधे श्याम जी भी भाव विभोर हो उठे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मेघा रुंधे स्वर में बोली, लेकिन पिताजी अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारे साथ रहेंगे। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। बच्चों के जीवन पर दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात का एहसास तो मुझे आपके साथ रहने के बाद ही हुआ। लेकिन पिताजी सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मैं आपके साथ ही रहने के बाद ही जान पाई हूँ। और पिताजी अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के ज्ञानवर्धक आचरण सीखने हैं, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में लागू कर सकूं। अब तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपने ससुर जी के चरणों में सिर झुका लिया और फिर से रोने लगी। रहने दे बिटिया, इतना भी कभी कोई रोता है क्या? श्याम जी ने उसे प्यार से झाड़ते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोले, अरे बिटिया, मैंने तुझे कभी बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, और अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद तो मैं भी उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादाजी की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारत भरे लहजे में बोले, दादाजी आप जाना भी चाहेंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरे घर में हंसी ठहाकों की आवाजें गूंजने लगी। आज सारा परिवार फिर से एक हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।